आज हम रामधारी सिंह दिनकर के पर काव्य संध्या एक आयोजित कर रहे हैं। दिनकर एक ऐसे कवि हैं जो बहुत ही प्रेरित कर देने वाला और आंदोलित कर देने वाला काव्य जिन्होंने रचा और युवाओं के दिलों में जगह बना चुका है वो। तो हम शुरू करते हैं दिनकर काव्य संध्या और साथ ही परिचय वार्ता, और इस वार्ता के जरिए जानेंगे दिनकर के व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व से उसका आस्वादन लेंगे, पहचान करेंगे और आस्वादन लेंगे। और हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित हैं, मधु पाठक जी उपस्थित हैं, और आस्था दीपाली और कृष्ण कुमार दीक्षित जी, वो हमारे बीच में रहेंगे, और डॉक्टर आरती कुमारी हमारी वक्ता, जिनसे हम कुछ कविताएं भी सुनेंगे और कुछ संस्मरण भी सुनेंगे। आइए चलते हैं इस यात्रा पर, इस साहित्यिक यात्रा पर। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और फिर उसके बाद साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार, नवा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी संक्षिप्त जानकारी हम पहले ले लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम है और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और जन्म स्थान इनका ग्राम सिमरिया, बेगूसराय जिले में है, बिहार के। शिक्षा इन्होंने इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र पर इन्होंने ली और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। पिता इनके बाबू रवि सिंह थे और माँ इनकी मनरूप देवी। ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। और अब हम दिनकर काव्य संध्या आयोजित करते हैं और पहले हम परिचय कर लेते हैं कि आज कौन कौन इस सत्र में शामिल होगा और कौन कौन कविता पाठ करेगा। और बाकी सभी जो सुनने वाले हैं अगर इच्छा करे तो वो भी अपनी रचना पढ़ सकते हैं। हमारे बीच में वक्ताओं में होंगे शामिल कृष्ण कुमार दीक्षित जी, जो साहित्यिक सांस्कृतिक विचारक हैं। डॉक्टर मधु पाठक होंगी, जो हिंदी भोजपुरी लेखिका हैं, और डॉक्टर आरती कुमारी जी, जो हिंदी उर्दू लेखिका हैं और सभी शिक्षण कार्यों से जुड़े हैं। और साथ में हमारे कुछ युवा भी होंगे, आस्था दीपाली एमए की छात्रा, लोकेश धाकर थिएटर कलाकार और सिद्धांत भूषण थिएटर कलाकार। ये इसी समय में अपनी रिहर्सल भी करते हैं, तो संभवतः जुड़े। और इनके वीडियो हमारे बीच में आ चुका है। और हमारे बीच में काव्य पाठ करने वालों में सुंदरी रावत, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, साहित्यिक रुचि की हैं, वो हमारे बीच में होंगी। और अनुभव राज, जो हमारे साथ निरंतर हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, अनुभव राज, और इनको भी बाल साहित्य का एक बड़ा सम्मान इन्हें मिला है, तो वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। दीपांशु 12वीं कक्षा के छात्र हैं, बेहतरीन रचनाकार हैं। दिनकर की कविता ओजस्विता की पर्याय है, ये आज चर्चा का विषय है। इस पर सुनने वाले और वक्ता दोनों ही अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले शुभकामना प्रेषित करेंगे आरजीएफ द्वारा बामुदा करौली में लगाए सौर ऊर्जा संयंत्र की एक झलक से। फिर उसके बाद संक्षिप्त परिचय आस्था दीपाली जी लेकर आएंगी। दिनकर जी पर परिचयात्मक कविता डॉक्टर मधु पाठक रखेंगी, संभवतः वो जुड़ गई हूँ फिर से। चांद का कुर्ता डॉक्टर आरती कुमारी दिनकर जी की रचनाएं सुनाएंगी, बाल रचना। कलम आज उनकी जय बोल, सुंदरी रावत जी संभवतः यही रचना पढ़ें। वैसे उनकी रुचि और भी कविताओं में, संभवतः कोई और भी रचना पढ़ सकते हैं। रश्मि रथी का तीसरा सर्ग लोकेश धागड़ और सिद्धांत भूषण जी का हम सुनेंगे। वह प्रदीप जो दिख रहा है अनुभव राज लेकर आएंगे। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आस्था दीपाली जी इस कविता की प्रस्तुति करेंगी। समर शेष है दीपांशु पाठ करेंगे। और कौन है अंकुश, इसे मैं स्वयं इसका पाठ करूंगा।
दिनकर जी के किस्से, राजनीतिक किस्से लेकर आएंगे श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी और साहित्यिक उपलब्धियों को रखेंगी डॉक्टर आरती कुमारी जी। समापन कविता जिसको जो इच्छा रखता है वो इसे सुना सकता है। तो हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ऊर्जा से भरी नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। लेखक परिचय में आज हम बात कर रहे हैं दिनकर की ओजस्विता की। उनका काव्य ऊर्जा का भंडार है, युवाओं का कंठार है। ये अद्भुत संयोग है कि आसमान के दिनकर की रश्मियों को निचोड़कर इस नव वर्ष पर आरजीएफ ग्राम गौरव संस्थान की कर्मस्थली राजस्थान के बामुदा करौली में ऊर्जा संयंत्र लगाकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। देखते हैं एक झलक। नववर्ष के आरंभ में ये शुभकामनाएं आरजीएफ की ओर से। अब हम करते हैं दिनकर का परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार राज्य के जिला मुंगेर के सिमरिया घाट गांव में हुआ था। वे एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। दिनकर के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिनकर के पिता को संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ था। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके इसी स्वभाव का प्रभाव दिनकर पर पड़ना स्वाभाविक था। माता पिता के इन्हीं संस्कारों के प्रभाव स्वरूप दिनकर में परमार्थ की भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत हुई। दिनकर की प्राथमिक शिक्षा गांव की प्राथमिक पाठशाला में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें निकटवर्ती गांव में जाना पड़ा। इस पाठशाला में उन्हें हिंदी के साथ उर्दू पढ़ने का भी सौभाग्य मिला। तत्पश्चात मोकामा घाट, जो गंगा के दूसरे तट पर था, वहां से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वे पटना गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर अनेक सम्माननीय पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने 1933 में बरभीघा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक का पद ग्रहण किया। वे 1934 में बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पद पर कार्य किया। वे 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। वे 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वहां से नौकरी छोड़कर 1965 में बिहार सरकार के हिंदी सलाहकार बने। दिनकर जी को 1959 में पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर के अंदर साहित्य रचना की जन्मजात प्रतिभा थी। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। दिनकर जी की साहित्यिक रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। काव्य ग्रंथ: रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, दिनकर के गीत, रश्मि लोक इत्यादि। आलोचनात्मक पुस्तकें: मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण इत्यादि। निबंध: अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन इत्यादि। अन्य गद्य रचनाएं: हमारी सांस्कृतिक एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्मरण, देश विदेश, वट पीपल, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, मेरी यात्राएं इत्यादि। दिनकर जी के समस्त साहित्य में समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है।
दिनकर जिस युग में जन्मे वह युग विश्व भर में एक परिवर्तन का युग था। भारतेंदु भी उस समय अंग्रेजी शासन की पराधीनता से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्वयं दिनकर भी इस मुक्ति संघर्ष में शामिल थे। वे एक निडर साहित्यकार थे। उन्होंने भी अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। एक ओर देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराना और दूसरी ओर सड़ी गली पुरानी व्यवस्था के नीचे कराह रहे मनुष्य को निकालना। वे अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में चेतना और जागृति का प्रस्फुटन करते हैं। दिनकर के व्यक्तित्व और साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है अपने राष्ट्र और युग सत्य के प्रति जागरूकता। वे अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन जब अहिंसा और शांति से बात ना बने तो उस समय वे क्रांति के पक्ष में भी थे। दिनकर भारतीय संस्कृति के परिपोषक थे। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में आस्था थी और वे उसके पुनरुत्थान की भावना से प्रेरित थे। दिनकर जी का आत्मविश्वास, अहम, निर्भीकता, स्पष्टवादिता, सामाजिकता, सहृदयता, परमार्थ की भावना उनके साहित्य में स्थान स्थान पर द्रष्टव्य है। ज्ञानपीठ से सम्मानित दिनकर जी की रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। उर्वशी एक काव्य नाटक है। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। धन्यवाद। आस्था दीपाली ने ये वीडियो बनाया था, स्वर उनका ही था। और अब परिचय वार्ता में जो जुड़ेंगे हमसे वो वक्ता हैं दीक्षित, कृष्ण कुमार दीक्षित जी, माधु पाठक जी और आरती कुमारी। हम कुछ कविताओं का आस्वादन करते हैं और सबसे पहले दिनकर जी की एक कविता से लेते हैं, बाल कविता से, चांद का कुर्ता, और इसे गा रही हैं डॉक्टर आरती कुमारी, जिनसे हम चर्चा भी करेंगे कुछ सवालों के जरिए। तो सुनते हैं चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तुला तो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तो ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाई, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, अरे सिलवा दो माँ मुझे ऊन
का मोटा एक झिंगोला। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर स्वर। जी, आनंद आ गया। और इसके बाद मधु जी, हम सुनेंगे दिनकर जी पर जो आपने एक कविता जो लिखी है, समर्पित करी है, तो वो एक कविता शुरू हो जाए। दिनकर का परिचय, उनकी कृतियों का परिचय उससे मिल जाता है सहज रूप से। हाँ, मधु जी। जी, सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। तो अभी फिलहाल आपका जैसा आदेश हुआ है, मंच से जैसे मुझे कहा गया है, तो जी। मैं अपनी एक हाँ, जो स्वरचित छोटी सी कविता स्वनाम धन्य, हाँ स्वनाम धन्य स्वनाम धन्य। रामधारी, हाँ स्वनाम धन्य रामधारी सिंह दिनकर जी को समर्पित करती हूँ। मेरी स्वरचित कविता है, सुनिएगा। जी। अवतरित हुए तुम इस वसुधा पर, अवतरित हुए तुम इस वसुधा पर, दिनकर शाही तेज लिए। अवतरित हुए तुम इस वसुधा पर, दिनकर शाही तेज लिए। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें। लिखते रेणुका हुंकार लिखे, लिखते लिखते रेणुका हुंकार लिखे। इतिहास के आंसू कभी लिखे, लिखते रेणुका हुंकार लिखे। इतिहास के आंसू कभी लिखे, और बापू को भी याद किए, और बापू को भी याद किए। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें। हो कुरुक्षेत्र के तुम नायक, हो कुरुक्षेत्र के तुम नायक, तब लेखन है असिधार लिए। हो कुरुक्षेत्र के तुम नायक, तब लेखन है असिधार लिए। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें। रचना करके उर्वशी ग्रंथ, रचना करके उर्वशी ग्रंथ, आत्मिक सौंदर्य गढ़ा तुमने। रचना करके उर्वशी ग्रंथ, आत्मिक सौंदर्य गढ़ा तुमने। परशुराम की प्रतीक्षा लिख, परशुराम की प्रतीक्षा लिख, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा तुमने। परशुराम की प्रतीक्षा लिख, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा तुमने। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें। आतंकी महलों के सम्मुख, आतंकी आतंकी महलों के सम्मुख, लिख लिख जनवाद खड़ा करते। आतंकी महलों के सम्मुख, लिख लिख जनवाद खड़ा करते। आजादी का बिगुल बजाकर, आजादी का बिगुल बजाकर, जन मन में राष्ट्र प्रेम भरते। जी। आतंकी महलों के सम्मुख, लिख लिख जनवाद खड़ा करते। आजादी का बिगुल बजाकर, जनमन में राष्ट्र प्रेम भरते। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें, चिर नमन तुम्हें। अपनी वाणी को मुखरित कर, अपनी वाणी को मुखरित कर, जन जन को जागृत करते। अपनी वाणी को मुखरित कर, जन जन को जागृत करते। आजादी का बिगुल बजाकर, जनमन में राष्ट्र प्रेम भरते। हे रश्मि रथी चिर नमन तुम्हें। साधु। हे दिव्य रूप, हे दिव्य रूप, हे रश्मि रथी, हे दिव्य रूप, हे रश्मि रथी, हे भरत। हे दिव्य रूप, हे रश्मि रथी, हे भरत, तुम सजग राष्ट्र के चिर प्रहरी। हे दिव्य रूप, हे रश्मि रथी, हे भरत, तुम सजग राष्ट्र के चिर प्रहरी। तुमसे सदा प्रदीपित होगा, तुमसे सदा प्रदीपित होगा यह हिंदी साहित्य गगन। तुमसे सदा प्रदीपित होगा यह हिंदी साहित्य गगन। कोटि कोटि शतकोटि नमन, कोटि कोटि शतकोटि नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शब्दों में परिचय कराया आपने, आनंद आया। और अब हम बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे कुछ कविताओं के उपरांत। और अब दीपांशु की एक कविता, दिनकर की कविता है, समर शेष है, सुनते हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु
प्रस्तुत कर रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष है। इस कविता का भावार्थ वर्तमान समाज की जटिलताओं में भी प्रासंगिक है। कविता के शब्द मानो शाश्वत हैं। प्रस्तुत है समर शेष है। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेदो हृदय वह्र के शर से। किसने कहा और मत वेदो हृदय वह्र के शर से। भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान। तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले। सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है। जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है। माँ को लज्ज वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख अकाज। 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहां स्वराज। अटका कहां स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई वेदना, जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में। उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी, बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है, समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा। जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथरोक इंद्र के गज्जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे। अड़े रहे अगर जो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर। खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है, समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी कापी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक्को दंतहीन अहिको निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल। बिचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचेना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का ये मृदु व्रत साधो रे। मंदिर व मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या बात है, धन्यवाद। आखिरी पंक्तियों ने हिला दिया। और मतलब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। केवल वही पाप का भागी नहीं है जो स्वीकार करता है, उसका भी अपराध लिखा जाता है जो तटस्थ रहता है, जो शामिल नहीं होता। क्या बात कही है। दीपांशु के स्वर में इस कविता ने आंदोलित कर दिया, आनंद आ गया और उत्साह से भर दिया। हमारे बीच में एक रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी वैसे तो उसके कई सर्ग हैं, उसमें तीसरा सर्ग हम सुनेंगे जिसमें दुर्योधन और कृष्ण का संवाद है। लोकेश सिद्धांत जो थिएटर के कलाकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर
पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न होगा। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान उठ होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है। संसार सकल अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे ने। वो लोग अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले तो बांध ये अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीन प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस्त्र काल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थे सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घाट चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वो भी कौरव को भारी है, मती गई मुनों की मरी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, अब इस रण को अवरोधूं कैसे। बेहतरीन, जोश से परिपूर्ण।
पहले कलाकारों से के पास ही जाते हैं। अभी हम लोकेश जी से इस पर हम बात करेंगे कि आपको लोकेश जी ये अच्छा आपका अभ्यास भी चल रहा है, तो लोकेश जी इसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि ये इतना युवाओं को आंदोलित करती है, पसंद आती है? तो जी इसमें सर। ऐसी क्या बात है इस कहानी में, इस काव्य कथा में, रश्मि रथी? जैसे कि सर महाभारत का जब लोग नाम लेते थे तो एक भारी सा हैवी सा टेक्स्ट सामने आता था लोगों के हाँ, कि कुछ ऐसी चीज होगी। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने उसे बोलचाल की लैंग्वेज में लाकर बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने उस टाइम में। काफी लोगों को बहुत पसंद आती है, मैं मेरे फ्रेंड्स को। एक तो इसमें वीर रस की गाथाएं हैं, जी, वीर रस उल्लास से भरी हुई चीजें हैं, और जो बात बहुत ही मुश्किल है कहना, उसको साधारण सी लैंग्वेज में कहना। उनकी बोलचाल की भाषा में पूरी बात उन्होंने कही है, भगवान का गुस्सा होना, और एक बहुत सुंदर रूप से दर्शाया है कि भगवान पहुंचे हैं और अपनी हुँ। बात रखते हैं, बात नहीं मानने पर गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने पर अपनी बात बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। जी, जब जी। कर्ण मिलता है तो कर्ण को समझाते हैं, बहलाते हैं। तो बहुत अच्छा संवाद उन्होंने लिखा है, तो मुझे काफी पसंद आता है। और आजकल मुझे लगता है सर जितने भी दिल्ली सर्किट में मेरे दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं, ज्यादातर हाँ, सभी लोग इसका पार्ट करते हैं, रश्मि रथी का। उन्हें भी सब जी। लोगों को ये बहुत पसंद है। इसकी लैंग्वेज एक खास बात में एक खास एलिमेंट ऐड करती है। और सेम मुझे याद है, ये सेम काम किया है फिर से दोबारा हरिवंश राय बच्चन जी ने। हाँ, उन्होंने भी हिंदी को अपनी ऐसी लैंग्वेज में यूज किया, तो उनको भी लोग काफी पसंद करते हैं। युवाओं को हरिवंश राय बच्चन बहुत पसंद है, साथ जी, साथ जी। में रामधारी सिंह दिनकर के। हुँ, तो हुँ। यही कारण हो सकता है सर। बहुत-बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब, अच्छा लगा। और इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल मैं दीक्षित सर से करता हूँ कि जब हम ये सुनते हैं दिनकर जी का भाषा में संस्कृत के इतने सारे शब्द होते हैं लेकिन कहीं भी वो अखरते नहीं हैं। कोई भी उनकी रचना उठा लीजिए तो संस्कृत शब्दों की भरमार होती है। तो जी और वो ऐसे सुपाच्य शब्द होते हैं कि वो बहुत आसानी से पचा लिए जाते हैं। बस जिज्ञासा ज़रूर पैदा करते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, लेकिन बहुत मुख-सुख होता है बोलते हुए। जैसे उनके शब्द हैं शृगाल है, वानी है, वायस है, वो संस्कृत शब्दों जीव-जंतुओं के नाम संस्कृत में देना पसंद करते हैं। तो अ, ऐसा मतलब इनके साथ कैसे सहज हो पाता है? बाकी अगर मैं संस्कृत की कोई संस्कृत में शब्दों की कविता लिखता हूँ तो वो बड़ा मुझे खुद थोड़ी देर में परेशान करने लगती है कि मैंने क्या लिख दिया। तो इनका इस पर इतना कमांड किस तरह से बन पाया? संस्कृत के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा युवाओं को आकृष्ट करता है। वैसे तो संस्कृत शब्दों से बचते हैं सभी युवा, लेकिन कविताओं में बड़ा आनंद लेते हैं। दीपांशु ने पाठ किया, लोकेश सिद्धांत ने भी किया, आनंद लेते हुए किया और इस पर चर्चा भी करते रहे हैं वो शब्दों पर। सर, धन्यवाद प्रतुल जी। तो दिनकर जहां तक शैली भाषा की बात, आपने संस्कृत की बात कही, जी, तो इसका मूल मैं बताऊं, एक कवि ने लिखा है कि जिसके शब्द शब्द में उसका मन रमा न हो, ऐसे शब्द लिखने वाले को कभी क्षमा न हो। क्या बात जब है। आप मन से बोलते हैं, जी, सही बोलते हैं, तो भाषा अपने आप, चाहे आप संस्कृत में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, हिंदुस्तानी में बोलें, ब्रजभाषा में बोलें, हुँ, लोगों के समझ में आ जाती। जब हमारे मन में कुछ भाव रहता है और जी, हम उसको मिलाकर बोलते हैं, दिखाकर बोलते हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो इसलिए बोलते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। हुँ, जो दिनकर की बात है, दिनकर ने जी ने भी बहुत अच्छे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन वो उन शब्दों के वो ऐसा जड़ देते थे कि अपनी जगह से हटता नहीं था। वो शब्द उनके हृदय से निकलते थे, तो जो शब्द हृदय से निकलते हैं वो भाषा में अपने आप समझ में आ जाते हैं। तो एक भोजपुरी कवि का एक गीत है हुँ, कि मनवा से देख देख जियरा से बाँची, हुँ, नैया तैया तुहार भइल नैया के पाती। जो प्रीतम का पत्र होता है वो बिना लिखे लोग समझ जाते हैं, और अच्छा, प्रीतम जो भी कुछ कहता है वो हाँ, समझ में आ जाता है। तो दिनकर जी, या संस्कृत से कोई बैर नहीं है,
संस्कृत तो करुणा और प्रेम की भाषा है, और अगर सरल संस्कृत बोली जाए तो वो सीधे समझ में आ जाती है। जो संस्कृत में विकार करके जो भाषा बनी है वो परेशान करती है। अच्छा। दिनकर जी ने आपने, जैसे मैं अभी आपने आह्वान किया था, मुझे लिखा है, तो श्रृंगार शब्द को मैं बताऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 90% लोग श्रृंगार गलत लिखते हैं। हाँ, वो शीटी बिल्कुल वाला सा मानते हैं। घुमाएंगे, उसके हाँ, नीचे हाँ, रकार लगा देंगे हाँ, और हाँ। वो श्रृंगार है, तो गलत है वो। हम्म, शीटी वाला सा के नीचे रे की मात्रा है, वो हम्म, श्रृंगार उच्चारण करना चाहिए और वही श्रृंगार सही है। तो हाँ, 90% लोग हिंदी में श्रृंगार को गलत लिखते हैं, और अगर आपने जैसे श्रृंगार लिखा है हाँ, शीटी वाले सा में, तालव्य सा में, हाँ, नीचे जब आप रकार लगाते हैं हाँ, तब श्रृंगार बनता है, तो जी, उसको गलत बता देते हैं। तो हाँ, आपकी भाषा, आपका हृदय, आपका मन, आपका व्यवहार जब उस भाषा से संपर्क होकर कोई चीज कहता है तो समझ में आ जाती है। यही हमारे दिनकर जी ने कहा, और दिखाने के लिए नहीं कहा, जो पात्र हम्म, बोल रहा है उससे तादाद में स्थापित करके, अगर वो उर्वशी कोई बोल रही है तो वो संस्कृत सा हुआ, और उर्वशी की कोई दासी बोल रही है हम्म। तो उसके शब्दों में प्रांजलता नहीं होगी। अच्छा, ये ये ध्यान सब रख के जब ये अच्छा, मैं बहुत शायद समझा पा रहा हूँ। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ और बाकी अच्छा, भी समझ रहे होंगे। इससे तो जुड़ा एक सवाल मैं एक पूछ लेता हूँ, हाँ, वो निकल जाएगा कि जरूर। उनकी जो ओजस्वी रचनाएं हैं दिनकर जी की, वो अधिक प्रभावी है या ओज को पीने वाली ओज पाई श्रृंगारी भावी रचनाएं प्रभावी हैं, हाँ, उर्वशी जैसी? हाँ, अब ये तो एक पिता के दो पुत्र हैं, आप पूछिए कि कौन उसका प्रिय है। अच्छा, अच्छा, मैं बता दूं, ओज और श्रृंगार अलग नहीं है। हाँ, अच्छा, जहां कहीं भी श्रृंगार आता है वहां वीर और श्रृंगार साथ चलता है। पहले लोग लड़ाइयां सुंदर पत्नी के लिए, सुंदर स्त्री के लिए लड़ते थे, तो जी, उसमें ओज भी रहता था, श्रृंगार भी रहता है। जी, एक जर्मन कहावत है कि खूब कोड़े मार, खूब प्यार कर। तो हाँ, जो पति कोड़ा मारता है वही प्यार भी करता है। ये महिलाओं को अलग लग सकता है, हाँ, लेकिन ये वास्तविकता है कि क्रोध और प्रेम एक ही चीज के रूप हैं। हम जिस पर क्रोध करते हैं उसी से प्रेम करते हैं। अगर और तो लेकिन जन सामान्य में तो ये है कि दिनकर जी की ओजस्वी कविताएं ज्यादा प्रभावी हुई, लेकिन उन्होंने जब उर्वशी लिखी तो उर्वशी में उन्होंने छंद लिया, वीर छंद लिया, लंबा छंद लिया, हाँ, ये और हाँ, लेकिन उन्होंने सौंदर्य की इतनी गजब की श्रृंखला की कि वो श्रृंगार के कवि उनसे हार गए। जैसे उर्दू के बारे में कहा जाता है कि 40 मिथक हैं, शबनम, बारिश, फूल, गुल, शराब, हाल, ये इस तरह के 40 शब्द ले लीजिए। अगर उन 40 शब्दों को हटा लीजिए तो उर्दू सारी लड़खड़ा के गिर जाती है। इसी तरह हिंदी के प्रेम की गीत ले लीजिए, चांद, कविता, गुलाब, इसमें 60-70 शब्द ले लीजिए, हटा दीजिए तो प्रेम श्रृंगार खत्म हो जाता है। लेकिन दिनकर जी ने जो श्रृंगार लिखा वो बिल्कुल सटीक लिखा। उनका एक उदाहरण मुझको बहुत अच्छा, वो एक्चुअली न वो वीर बुझ के कवि हैं, न वो श्रृंगार के कवि हैं, ये दर्शन के कवि हैं। जब ओज लिखते हैं तो ओज का दर्शन लिखते हैं, और जब श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार का दर्शन लिखते हैं। जैसे एक उन्होंने श्रृंगार का उनका है, उर्वशी कहती है, तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन किंतु विषण दूर तुम कहां चले जाते हो। तन तो आलिंगन में है और मन दूर चला जाता है। वर्षा कर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहां तुम जाकर खो जाते हो। ये कोई जो सात्विक नायिका है, जो स्वर्गिक नायिका है, वही कह सकती है, और उस अपने प्रेमी से कह सकती है जो कि दर्शन का, प्रेम का, ओज का प्रतीक हो। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल में दिनकर जी को ओज का कवि माना जाता है, लेकिन वास्तव में उनका मन श्रृंगार में है, और श्रृंगार भी प्रेम का एक रूप है, एक ओज का रूप है, और ओज भी एक श्रृंगार का रूप है। धन्यवाद। इससे जुड़ा हुआ मैं आरती जी से सवाल कर लेता हूँ। आरती जी हैं क्या? फिर हम कविताओं का आनंद लेंगे, अनुभव भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरती जी। जी प्रणाम सर। जी नमस्ते, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी सभी। जी। आरती जी, दिनकर जी को उर्वशी खंड काव्य पर भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला, ज्ञानपीठ, जिसका अंगिरस श्रृंगार है।
अभी चर्चा भी कर रहे थे दीक्षित सर, तो आदि से अंत तक श्रृंगार ही श्रृंगार पढ़ने में आता है। फिर भी वे उत्साह के कवि, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले कवि कहे जाते हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि भी उनको मिल गई। ऐसा क्यों है? जी, जैसा कि अभी हमने बहुत सारी प्रस्तुतियां देखी, आस्था जी के द्वारा भी प्रस्तुति हुई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, तो उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो परशुराम की प्रतीक्षा हो, हुंकार हो, रश्मि रथी हो, ये सारी जो रचनाएं हैं वो एक तरीके से ओजस्विता से परिपूर्ण हैं और वीर रस की कविताएं हैं। लेकिन एक व्यक्तित्व उनका यह भी था कि वो समाजवादी सोच के कवि रहे हैं और अगर जो युवा वर्ग हैं उनको राष्ट्रीय चेतना के प्रति अग्रसर करने के लिए, उनमें उत्साह पैदा करने के लिए उन्होंने कई सारी ऐसी रचनाएं लिखी देश प्रेम की और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली, कि उनको एक राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई कि वो आप राष्ट्र कवि के रूप में उभर रहे हैं। तो दिनकर जी की जो भी रचनाएं हैं वो युवाओं को बहुत पसंद आती हैं। सरल शब्द में जो उन्होंने बातें लिखी, चाहे गीता का उपदेश हो, कृष्ण की चेतावनी के द्वारा उन्होंने जो अपनी बात कही, चाहे परशुराम की प्रतीक्षा हो, या फिर उर्वशी में एक और उनका व्यक्तित्व जो निकल कर आता है कि एक साधारण मनुष्य में प्रेम और मानवता की भी भावना होती है, और उनको एक ओजस्विता का कवि मानते हुए भी जब हम उनकी उर्वशी को पढ़ते हैं तो लगता है कि किस प्रकार से प्रेम की व्याख्या उन्होंने की है। जैसे परशुराम की प्रतीक्षा में वे कहते हैं कि वीर गति जब पा जाता है तो प्रेमिका के हृदय में जो कसक उभरती है वही प्रेम का स्वरूप है। जैसा कि अभी दीक्षित सर कहे कि जितना क्रोध आता है उतना प्रेम है, तो ये दोनों जो है रस पर्याय है और एक दूसरे से इसका अन्योन्याश्रित संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो वीर रस में लिख रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेम, मानवता की भावना भी है। और यह हम देखते ही हैं कि जैसे हरिवंश राय बच्चन की अभी बात लोकेश ने कही कि हरिवंश राय बच्चन भी बहुत पसंद हैं युवाओं को, उनकी मधुशाला भी बहुत चर्चित रही है। लेकिन यहीं पर राजकवि जो दिनकर जी की भावना थी कि जो मधुशाला पसंद कर रहे हैं उनके अंदर किस तरह का श्रृंगार और किस तरह की प्रेम की भावना जो उन्होंने व्याख्या की कि ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए कि युवा भटके नहीं अपने राह से, और जो सौंदर्य की जो व्याख्या है और प्रेम की जो व्याख्या है वो वासना में न परिणत हो बल्कि एक उसको दिशा दी जाए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिनकर की जो रचनाएं हैं वो ओजस्विता की तो रचनाएं हैं ही और श्रृंगार रस से भरी हुई भी है, ताकि जो युवा वर्ग है या जो भी समाजवादी सोच वाले जो लोग हैं, जो जनवादी सोच वाले लोग हैं, जो राष्ट्र की ओर सोचते हैं, उनके अंदर ये सारी भावनाएं जरूर जागृत होती है। जी बहुत सुंदर। मधु जी, रश्मि रथी हमने सुना, मधु जी तो जुड़ी हैं अभी इस समय, युवाओं का कंठार रश्मि रथी, लोकेश ने भी उसके बारे में बोला, दीक्षित सर और आरती जी ने भी अपने विचार रखे। रश्मि रथी रचना युवाओं का कंठार है, उसमें ऐसी क्या बात आपको लगती है कि युवा इसे इतना पसंद करते हैं? ये लोकेश जी से भी पूछा था, वो आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, आप अपने विचार दें। जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि दिनकर जी आग और राग के रचनाकार हैं, ओजस्विता और तेजस्विता, ठीक है, उनकी रचना में समाई हुई है, समाविष्ट है। जैसे कुछ पंक्तियां, अगर मैं आऊंगी रश्मि रथी पर आऊंगी, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी, जैसे बड़ी तेजस्विता के साथ, और वे राष्ट्र कवि हैं, और जो उनकी ओजस्विता और तेजस्विता है, उनके जो भाव हैं राष्ट्र के प्रति, स्वातंत्र्य की जो चेतना है वो युवाओं में जागृत करना चाहते हैं, वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। जैसे स्वातंत्र्य उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र्य उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र्य रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है, स्वातंत्र्य भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, स्वातंत्र्य भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन विषाद पांव विधि की लिपि पर धर सकता है। तो बहुत विशाल उनका वांग्मय है। हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रृंगार के कवि हैं और ओजस्विता तेजस्विता मतलब बहुत गौड़ है, नहीं कह सकते। अब जैसे अभी एक कविता जनतंत्र का जन्म, ठीक है,
जी। जनतंत्र का जो जन्म है, या देख लीजिए उनकी जो हिमालय कविता है जिसमें वे कहते हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल, है ना। तो मेरे नगपति मेरे विशाल में हिमालय के माध्यम से जो कि हमारे राष्ट्र की सीमाओं का जो चिर प्रहरी है, वो भी वो देखिए कैसे वो ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को लेकर आते हैं। क्या रे रोक युधिष्ठिर को नहीं, वो युधिष्ठिर को नहीं रोकना चाहते, वो किसे रोकना चाहते हैं, वो अर्जुन और भीम को रोकना चाहते हैं, जो कि युवाओं के आइकन बने, प्रेरणा स्रोत बने कि हम मतलब हम अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हम अपनी वीरता को दबाएं नहीं, है ना। हमारे अंदर जो वीरता का जो भाव है उसको दबाए नहीं, हम दब्बू न बने, बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। तो पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, रे रोक युधिष्ठिर, हाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वो भीम और अर्जुन को लौटाना चाहते हैं, वो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं इनके माध्यम से कि कायर मत बनो, कायरता का भाव त्यागो, तुम्हारे अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, सुषुप्त अवस्था से निकलो, आलस्य त्यागो और अपनी अस्मिता की रक्षा करो, अपने अस्तित्व को बचाओ, अपने राष्ट्र की रक्षा करो। लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, सारे भारत में गूंज। तो ये इतनी आसानी से वो कह जा रहे हैं। बहुत ही दो बातें हैं, एक तो उनका जो कथ्य है, कथ्य बहुत ही व्यापक फलक पर है कि मतलब राष्ट्र से ऊपर, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी अस्मिता और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। उसके लिए वो युवाओं को इस तरह के अर्जुन और भीम वो लौटाने की बात करते हैं, वो लौटाने की उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं जी, उन्हें प्रेरणा स्रोत बना देते हैं। तो इतने सधे, और जो शिल्प है देखिए, आप शिल्प देखिए कि शिल्प इतना सीधा साधा, इतना अभिधात्मक है कि ना तो उसमें बहुत व्यंजना और बहुत गूढ़ता है, तो इसलिए भी वो युवाओं को बहुत प्रिय हैं। चाहे उनकी कोई भी कविता आप उठा लीजिए, बहुत ही अभिधात्मक तरीके से, बहुत ही सीधे साधे ढंग से उन्होंने अपनी बात को समझाने का, जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वो जन कवि, सच्चे अर्थों में वे जन कवि हैं। यदि मैं कहूँ, यदि बहुत परिभाषाओं में ना जाएं, तो वो आग और राग के जन कवि हैं। और जो जनवाद वो खड़ा करते हैं, जनतंत्र का जन्म देख लीजिए आप कविता, यदि तो उस कविता में भी वो कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज मिट्टी सोने का ताज पहन रही है, ठीक है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो शब्द दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह, बहुत इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी चुनौती सत्ता को दे रहे हैं, जबकि सत्ता के भागीदार वे थे, सत्ता में थे, ठीक है, बड़े बड़े पदों पर थे, तो वो डरे नहीं। उनके जैसा निर्भीक कवि होना मुश्किल है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 4 पंक्तियां रखूंगी, उसके बाद रश्मि रथी पे आती हूँ। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से, यदि जनता संगठित हो जाए, यदि अन्याय के खिलाफ हम एकजुट होकर विरोध करेंगे, तो हम अपनी आवाज से शासन और सत्ता की नींवें हिला देंगे। और ऐसा होता रहा है इतिहास में, इसका प्रमाण पूरे विश्व में है, केवल यही नहीं। तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इससे बड़ी बात क्या बात कहने कौन क्या कह सकता है। तो दिनकर जी को कोटि कोटि प्रणाम है
जी। और बिल्कुल स्वनाम धन्य रचनाकार हैं। वे रश्मि रथी पे आते हैं। आपका प्रश्न था कि युवाओं को के क्यों पसंद आता है? हृदय का कंठहार क्यों है। बना है। हालांकि मैंने जो पंक्तियां पढ़ी हैं उसमें भी यही बातें स्पष्ट हो सही बात रही है। हैं कि उन्होंने इतिहास से, पुराण से या लोक जीवन से जितने भी उन्होंने पात्र चुने हैं, जैसे रश्मि रथी में अगर हम कहें तो ये ऐतिहासिक पौराणिक आधार पर रची हुई रचना है उनकी। तो इसमें जैसे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी तो बहुत कुछ और जैसे हो गया पूर्ण अज्ञातवास। अज्ञातवास के बाद जब पांडव लौटते हैं इसका और पाठ हुआ है अभी माधु जी, इसका पाठ पूरा हाँ, हुआ है तो अभी। उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि कुछ और नया सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। ये बहुत बड़ा संदेश है दिनकर जी का कि मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के नागरिकों, डरो मत। चाहे किसी भी प्रकार का, हम अपने इतिहास पुराण काल से बहुत आगे आ चुके हैं, हम आधुनिक उत्तर आधुनिक युग में हैं, लेकिन डरो मत। ठीक है, किसी भी प्रकार की विपत्ति तुम्हारे सामने ये आती युवा है, जी। चुनौती आती है, उसका डट कर सामना करो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। तो इस तरह से चुनौतियों से बाहर आने की प्रेरणा देती है ये रचना। इसीलिए उनके हृदय का हार बनी हुई है और सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। हाँ, यही कारण है, उनको ये संदेश उनको पूरी तरह युवाओं के हृदय में उतर जाता है। बिल्कुल पूरे देश के वासियों को, युवाओं को, वो सबके हृदय का हार है ये रचना और सदैव बनी रहेगी, जहां तक मैं समझती हूँ। नहीं, बिल्कुल यही सत्य है। और हम कुछ कविताओं का आस्वादन करते हैं और फिर चर्चा का आनंद फिर से लेते हैं। और इस बीच हमारे बीच में अनुभव राज हैं, हमें सुना रहे हैं वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुभव राज आप सभी के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता वह प्रदीप जो दिख रहा है का पाठ कर रहा हूँ। जी स्वागत। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, और चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई यार आदि मूवी एक क्लांति नहीं रे राय, शुरू हुई यार आदि मूवी एक क्लांति नहीं रे राय, और नहीं तो पाँव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से, और नहीं तो पाँव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हिड्डा चीटे तम का, अपनी हड्डी की मशाल से हिड्डा चीटे तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते गुलिशन एवं का, सारी रात चले तुम दुख झेलते गुलिशन एवं का। एक शेष किसी भी पार से कर जाओ, एक शेष किसी भी पार से कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आके इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, आके इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। दिशा दीप्त उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया और फूल खिलाएगी, जिस मिट्टी ने लहू पिया और फूल खिलाएगी, अंबर पर खरवन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, अंबर पर खरवन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा।
और अधिक बहुत ले सुंदर, जांच, बहुत सुंदर। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर कर बैठ बैठ गए गए क्या कि भाई, भाई मंजिल मंजिल दूर, दूर नहीं। बहुत थक कर सुंदर, बैठ बहुत गए सुंदर, क्या भाई, मंजिल मंजिल दूर। बहुत दूर सुंदर, नहीं। बहुत बहुत साहब धन्यवाद सभी। बहुत माँ, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आपने कंठस्थ किया, आनंद आ गया। याद हुई शुक्रिया। रचना और भी आनंद देती है। और इसके बाद हम एक रचना और सुनते हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। आस्था दीपाली। बहुत सुंदर। रात यूं आस्था। कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं मर चुका हूँ देख मनों को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, चांदनी में बैठ सपनों पर ही सही करते, चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं ना बोला, मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं है यही पानी, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वार नहीं होते विचारों के नहीं केवल, वार नहीं होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हार में तलवार होती है। हाथ में, स्वप्न के भी हाथ स्वर्ग में के तलवार। सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब हम कुछ चर्चा की तरफ और फिर कुछ एक आध रचनाएं और। सुंदरी राव जी अगर जुड़े तो बताएं। तब तक हम एक डॉक्टर आरती जी से कुछ साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं दिनकर जी की। डॉक्टर आरती जी, कुछ साहित्यिक उपलब्धियां जो दिनकर जी की रही तो उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, फिर जी हम। सर। हाँ, वो जैसे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, फिर भी कई सारे सम्मान उनको उनके जीवन में और मरणोपरांत भी मिले। जैसे हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र उनकी जो रचना थी, उनको सम्मानित किया गया था काशी नागरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश के द्वारा, भारत सरकार ने सम्मान दिया था। और 1959 में उनकी जो कृति थी संस्कृति के 4 अध्याय, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सम्मानित हुए थे इससे। और 1959 में ही पद्म विभूषण सम्मान उनको मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। फिर उनको डॉक्टरेट की भी उपाधि प्रदान की गई थी। उस समय भागलपुर विश्वविद्यालय के जो तत्कालीन कुलाधिपति थे और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन साहब, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो उनके द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली। और एक संस्थान है विद्या गुरु महाविद्यालय, तो उसके द्वारा विद्या वाचस्पति सम्मान उनको मिला था। उसी प्रकार फिर राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा 1968 में उनको साहित्य चूड़ामणि सम्मान मिला।
और जैसा कि सबको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला उर्वशी के लिए 1972 में। इनका एक राजनीतिक कार्यकाल भी रहा, राज्यसभा में भी ये चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1952 से यह शुरुआत हुई थी और इनके मरणोपरांत कुछ सम्मान मिले, जैसे कि राष्ट्रपति जैल सिंह जी के द्वारा इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी इनकी 13वीं पुण्यतिथि पर 30 सितंबर 1987 को। और 1999 में इनके स्मृति में, दिनकर जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व यह पुस्तक का विमोचन किया था। और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हुई उसके पर तो शोध कार्य हो ही रहे हैं। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी उनके जन्म शताब्दी पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था। और कालीकट विश्वविद्यालय में भी दिनकर जी के ऊपर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर जी सर्वकालिक हैं और सर्वप्रिय हैं और अभी तक उनकी स्मृति में हम कई आयोजन करते हैं। उनकी रचनाओं जो कि अमर रचनाएं हैं उनको हम याद करते हैं। बहुत सुंदर। और ये दिनकर जी की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी दी आरती जी ने। और बहुत सारे लेखक इनके विषय में जानकारी जी मधु जी। और बहुत सारे लेखकों ने भी दिनकर जी के बारे में टिप्पणियां की हैं, दिनकर जी के बारे में कुछ बयान दिए हैं। दिनकर जी हिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों में थे। और ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा उन पर। और हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रानंद पंत आदि के साथ तो ये रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर जी कहते हैं दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। और राजेंद्र यादव दिनकर जी की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया है, ऐसा मानते हैं। और काशीनाथ सिंह जी कहते हैं दिनकर जी की राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि उनको कहा है उन्होंने, काशीनाथ सिंह जी ने। और अब हम कुछ राजनीतिक किस्सों की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं दीक्षित सर से कुछ राजनीतिक किस्से दिनकर जी से जुड़े हुए, और जरूर रोचक होंगे और अंदाजे बयां दीक्षित सर का तो हमें सुनने को बाध्य करता है। दीक्षित सर। धन्यवाद प्रतुल जी। हाँ। बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं अपने तरह से उसका उत्तर देता हूँ जी। दिनकर जी बहुत स्पष्टवादी थे और अपनी चीजों को, हाँ, मन की चीजों को रोकते नहीं थे जी। एक बार उन्होंने अपना वक्तव्य में कहा कि गांधी जी देश के हित के लिए काम करते हैं और लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने साहित्य के लिए काम करते हैं। तो अच्छा। ये बापू जो प्रतीक हैं वो बापू प्रतीक हैं कर्म के और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं। इस पर बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। हाँ। और जब राजेंद्र प्रसाद जी का अवसान हो गया और वो राष्ट्रपति पद से हट गए, तब यह हुआ कि बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। तो दिनकर जी को एमएलसी राज्यसभा का सदस्य बना करके तो ये बिहार की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। नेहरू जी से उस समय नेहरू जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि सब लोग डरते थे, बहुत लिहाज करते। दिनकर जी भी नेहरू जी को बहुत मानते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने में केवल दिनकर जी ही राज्यसभा में ऐसे थे जो नेहरू जी से स्पष्ट बात कह देते थे। सन 62 के युद्ध में हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमारे पास सैनिकों के पास कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, मेडिकल लाइन नहीं थी, हथियार नहीं थे और हमारे सैनिकों को युद्ध लड़ना पड़ा। बहुत ज्यादा मरने लगे, घायल हो गए वहां। तब नेहरू जी से कहना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी से दिनकर जी ने नहीं कहा, बल्कि राष्ट्रपति से जाकर कहा
कि ये हो रहा है, आप इसको रोकिए। अच्छा। तो हाँ। राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई मैं तो, अब मेरे पास जब चीज आएगी तब मैं रोकूंगा, हाँ। आप तो उनके बहुत नजदीक हैं, कहिए। बस बोले मैं यही आपसे कहना चाहता था, अब मुझे बहाना मिल गया। तो नेहरू जी से कहा कि राष्ट्रपति इससे सम्मिलित हैं जी और हाँ। आप इन सैनिकों को सामान दीजिए तब लड़ने भेजिए। ये हाँ। बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में उस समय थी। अब राजनीतिक रूप से एक चीज मैं और बताऊं कि आजकल भोजपुरी के जानने वाले, भोजपुरी के साहित्यकार हिंदी की प्रतियोगिता में भोजपुरी को खड़ा कर रहे हैं कि भोजपुरी ज्यादा अच्छी भाषा है और इसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और 8वीं सूची में सम्मिलित करना चाहिए। तो दिनकर जी ने कहा था कि भोजपुरी के पास पूरा साहित्य नहीं है और हिंदी के सहयोगी भाषा के रूप में तो चाहे, हिंदी की प्रतियोगी नहीं। इस बात का उदाहरण मैं एक भोजपुरी एसोसिएशन से संबंधित हूं, तो उसमें एक उत्साही साहित्यकार ने कहा कि जब तक हिंदी रहेगी तब तक भोजपुरी पनप सही नहीं सकती। मुझको आप लोग बताइए कि मैं हिंदी को पददलित करने के लिए क्या करूं। अच्छा। तो हाँ, ये बिल्कुल वास्तविकता है। तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा और एसोसिएशन भी बता। तो मैंने कहा कि दिनकर जी ने कहा था कि हिंदी की भोजपुरी सहयोगी भाषा तो हो सकती है, प्रतियोगी नहीं हो सकती। तो सबसे पहला तो काम ये करें कि गांधी मैदान में जो पटना में दिनकर जी की प्रतिमा लगी है उसको कालिक पोत दें जाके और जूतों की माला पहना दें। दूसरा, जयप्रकाश नारायण हिंदी में भाषण देते थे, बिहार के थे, उनकी प्रतिमा को खंडित कर दें। और राजेंद्र प्रसाद जी जो उन्होंने खंडित भारत लिखा और राष्ट्रपति हुए, हिंदी बोलते थे, उनको भी अपमानित करें, तब भोजपुरी आगे बढ़ पाएगी। उसका इतना असर पड़ा कि उन लेखक को, विचारों को शर्मिंदा होना पड़ा और उनको उससे एसोसिएशन से हटा दिया गया। तो हमारे दिनकर जी की भाषा के प्रति ये नियत थी, वो किसी से डरते नहीं, नेहरू जी से भी नहीं डरते थे। और स्पष्ट बात, जब दिनकर जी ने नेहरू जी से कहा कि हमारे सैनिकों को पूरा, जब उनके पास सामर्थ्य होगी तभी वो लड़ सकेंगे, तो 3 दिन युद्ध बंद रहा और उनको जब पूरा गोला बारूद दिया गया तब पहुंचाया गया। ये नेहरू जी, दिनकर जी को नेहरू जी बहुत मानते थे, अपना छोटा भाई मानते थे। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो श्रीमान लिखने की परंपरा पड़ी है, सरकारी में पहले मिस्टर और मिसेस लिखा जाता था, श्रीमान और श्रीमती लिखने का जो चलन है वो दिनकर जी ने शुरू कराया। तो उनके राजनीतिक बहुत ज्यादा अच्छे उदाहरण है। एक मैं व्यक्तिगत उदाहरण बता दूं, एक सत्यवीर तिवारी करके इटावा में एक वकील साहब हैं। तो जब दिनकर जी इटावा के सम्मेलन में आए तो इनके 4 नातिनें थी जिनको शादी होना थी, परिवार के प्रति समर्पित थे। इन्होंने कवियों से कहा कि भाई हमारी 4 नातिनें हैं, विशेष को 2 युवा हैं जिनकी शादी होना है, तो कोई योग्य पात्र हो तो बताइए। तो लोगों ने कहा कि तिवारी जी के 2 लड़के हैं जो इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे हैं, उनसे आप बात करिए। तिवारी जी से बात की, तिवारी जी ने कहा कि लड़के परसों आने वाले हैं और अगर वो लड़कियों को पसंद कर लें तो हम शादी कर देंगे। लड़कों ने पसंद कर लिया इनकी नातिनों को। अब बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया कि वो तिवारी जी कानकुब ब्राह्मण थे और ये भूमिहार ब्राह्मण थे। तो कानकुब्जों ने घेर लिया तिवारी जी को और कहा कि क्या कानकुब्जों में लड़के मर गए हैं जो तुम वहां शादी करने जा रहे हो? तो तिवारी जी ने कहा कि अगर मुझको कानकुब्जों में एक भी दिनकर लाकर दिखा दो तो मैं शादी कर दूंगा। तो वो निकाह, सबने दिनकर जी की बात, दिनकर जी ने कहा कि देखिए मैं यहाँ कोई ब्राह्मणवाद फैलाने नहीं आया हूँ। और वो शादियां हो गई। दिनकर जी ने कोई दहेज नहीं दिया, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो यहाँ तक कि खाने का काम भी, खाने का जो व्यय था वो तिवारी जी ने वहन किया। शादी हो जाने के बाद दिनकर जी गए दिल्ली और मंत्रालय से कहा कि लड़के अफ्रीका में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इनको अमेरिका ट्रांसफर कर दो, और अमेरिका ट्रांसफर करा दिया। तो इस प्रकार थे, बड़े उदाहरण हैं, बड़े निष्पक्ष। मेरे एक बहुत बुजुर्ग कवि हैं विचित्र जी, बुंदेलखंड के, 2 मिनट के लिए आया संदेश। तो उन्होंने अपनी एक रचना भेजी विचित्र जी ने कि दिनकर जी आप इसमें कोई सम्मति दे दीजिए अपनी। दिनकर जी की तबीयत खराब थी, तो दिनकर जी ने पत्र लिखा कि तुमको अधिकार है विचित्र, तुम चाहे जो कुछ लिख दो, मैं आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर दूंगा। अच्छा। यही संदेश विचित्र जी ने
बड़ी बात, इतना विश्वास कवि का करना बड़ी कि बात है, लिखा कि बड़ी तुमको बात अधिकार है सर। विचित्र, तुम चाहे जो कुछ लिख दो, मैं हाँ। आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर दूंगा। हम्म, एक बड़ी संस्मरण बात बता के मैं जी समाप्त करता हूँ। जी। दुष्यंत जी का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ, दुष्यंत कुमार। तो एक जी, कवि में कवि सम्मेलन में दुष्यंत जी दिनकर जी के पास गए और कहा कि दिनकर जी मुझको दुष्यंत कहते हैं। तो दिनकर जी ने वर्चुअली इनके पीठ में एक जोर का घूंसा मारा। अरे बोले कि अरे बेवकूफ, हम भी तुमको 20 साल से दुष्यंत कहते हैं। इस प्रकार का आत्मीयता थी। बहुत ही रुचिकर, बहुत ही रुचिकर मेरे पास प्रस्तुति। बड़े संस्मरण है, लेकिन समय की कमी है। दिनकर को जी। जो आप खोज का कवि माने हाँ, या प्रेम का कवि माने, लेकिन जी। सबसे बड़े वो जी। मनुष्य थे और छोटे कवियों को मनुष्य। आगे बढ़ाते थे। नेहरू जी को रोकने जी। की, गांधी जी को टोकने की उनमें क्षमता थी और वो जी। उससे कभी डिगे नहीं। सरस्वती का भजन करते रहे, उनके पास कोई पैसे नहीं थे और उन्होंने जी। अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण भाव किया। हम्म, जो बिहार में हिंदी का विरोध कम हो रहा है, अब शुरू हुआ, थोड़ा सा पहले रुका रहा, वो केवल दिनकर की वजह से। अच्छा, जी। बहुत सुंदर। Thank you. और अभी बहुत सुंदर सर, आनंद आ गया बहुत सर। सुनते बहुत जाएं रुचिकर आपसे तो। तरीके से सुनाया अब आपने। हम लोग पुराने चावल हैं, तो हमने तो नहीं सर, हम लोग सुनना चाहेंगे। दिनकर जी से मिला हूँ और दिल्ली आके मिला था। तो ये बिल्कुल शाम को अपने घर में बैठ जाते थे और कोई भी आता था तो उसको लैया, मूड़ी, ये जो बिहार का शुष्क वो खिलाते थे और बड़े आराम से बात करते थे। चना चिवड़ा और हाँ, चना चिवड़ा, लैया मूड़ी। हाँ, और हाँ, जिंदगी बिहारी होते हुए हाँ, ये नेहरू जी इनसे राय लेते थे बिहार के बारे में, तो बिल्कुल राय लेते थे। जी जी। राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी में थोड़ी तनातनी कभी रही है सब सिद्धांतों को लेकर के, लेकिन दिनकर जी ही ऐसे थे कि दोनों के प्रीत, दोनों के लिए प्रीत, दोनों ये के बड़ी प्रीत बात थे। है सर, बहुत बड़ी बात है। जी। और अब हम एक विवादास्पद कविता की ओर चलते हैं, जो सर दिनकर को जी के, सुनकर बहुत अच्छा लगा, सर को सुनकर और इस बहुत पर जी अच्छा लगा, आनंद आ गया। नए वर्ष की शुभकामनाएं। और अभी सर, एक आपको टिप्पणी भी। और लेंगे सर, हम एक टिप्पणी अच्छा, और अच्छा। लेंगे। एक रचना शीतल पढ़ रही हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो जाती है नववर्ष के दौरान। वो दिनकर की नहीं है, लेकिन फिर भी दिनकर के मार्का से बचती नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये सुनते हैं, फिर उस पर कुछ चर्चा। नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीति नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्राकृत का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नया साल कुछ नया हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लास मंद है जन मन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्राकृत का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्राकृत दुल्हन का रूप धरा जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्याव्रत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीति नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। धन्यवाद और नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, पर नववर्ष ही वही मनाना है ना। नववर्ष विरोध पर दिनकर का मार्का वाली ये कविता है। सभी वक्ताओं से
एक सवाल, सभी ने सुनी भी होगी इस रचना को, तो सुना होगा कुछ और इधर उधर हम भेजते भी हैं इसको, रचना को, लेकिन इसके जो असल लेखक जो दावा करते हैं इस पर, जो सभी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर अपनी उपस्थिति देते हैं, फिर भी पोस्ट करने वाले और वाचन करने वाले उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। वैसे तो प्रतिपल नवीन है, फिर भी क्या हमें किसी की शुरुआत को कमतर करके आंकना चाहिए? पहले तो दीक्षित सर से पूछेंगे कि किसी की शुरुआत को कमतर करके क्या आंका जाए? प्रकृति के तो सारे हिस्से हैं, 6 ऋतुओं अपनी है, और मैंने तो ये भी पढ़ा था सर कहीं कि जो शुरुआत हम चैत्र से मानते हैं नव संवत्सर की, बहुत वैदिक काल में हेमंत से मानी जाती थी, हेमंत ऋतु से। मैंने उस पर एक कविता भी लिखी थी कि प्राची परिपाटी वेद कहें, संवत्सर में हो 6 ऋतुएं, प्रारंभ हेम से चलता था और अंत शरद पर आ टिकता। फिर है पर काल कोख में ऋतुएं जब प्लावित प्रेषित थी, प्रलय समय 9 मास बाद प्रसूति से फिर ऋतुएं जन्मी लेकर विन में, तब वर्तमान में ऋतुराज बन बैठे वसंत का नाम साज, हेमंत ऋतु से निर्भय तन गए मध्य कर शिशिर फाग। मतलब मैंने कोशिश करी थी संस्कृत शब्दों से उस भाव को लाने की कि कभी हेमंत ऋतु से वर्ष का आरंभ होता था जो जनवरी से होता है, तो कभी समय बदल जाए, ये परिवेश बदल जाए, भौगोलिक ये पर्यावरण का परिवेश, और बाहर जनवरी में आने लगे, तो हम क्या तब नव संवत्सर की शुरुआत तब से मानने लगेंगे? मतलब जी, बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन मैं इसको अपनी तरह से जवाब दे रहा हूँ। जी 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 जी। ये स्थितियां हैं कि पहले हेमंत देखिए, हेमंत के बाद जो ऋतुएं बसंत की आती थी, तो बड़ा अच्छा साहित्यिक और सामाजिक से, लेकिन आजकल अर्थतंत्र भारी हो गया है। अर्थतंत्र भारी होने के कारण चैत्र में जो किसान के पास जब पैसा आता है, फसल आती है, तो उसको कुछ उपलब्धि होती है, वो उसी को महत्व देने लगा। पहले अर्थशास्त्र इतना प्रभावी नहीं था, खाने को लोग मिल जाता था। आजकल जो अर्थशास्त्र हमारे ऊपर है, इसलिए हमने इस चैत्र से मानना शुरू किया। अच्छा, भौगोलिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, नदियों के बहाव बदल रहे हैं, पर्वत नीचे हो रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, इसका भी असर हमारी संस्कृति पर पड़ा है। इस वजह से चैत्र को हम शुरुआत करने लगे। फिर ये कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था। अच्छा, जहां तक ये बात है कि ये रचना दिनकर की बिल्कुल सही है, प्रमाणित नहीं है। अब दिनकर जी तो है नहीं जो कहें कि मैंने रचना नहीं लिखी, वो कभी कह रहा है कि मैंने लिखी है। अंकुर आनंद हरियाणा के हैं, वो इस पर दावा करते हैं मेरी, लेकिन एक जनमत होता है कि वो ज्यादा जल्दी है कि वो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा है कि मैंने एक मजमू लिखा, मेरा मजमू चल ना पाया और जूता चल गया, बूट डासन ने बनाया। इस शेर बड़ा मजा है कि कविता लिखना और जूता बनाना अलग अलग काम है, लेकिन कविता लिखने से फायदा नहीं होता, जूता बनाने से फायदा होता है। जैसे आजकल बाटा का जूता है, ऐसे बहुत पहले 1940 में डासन का जूता अच्छा माना जाता था। तो लिखते हैं कि बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा और मेरा मजमू चल ना पाया और जूता चल गया। इसका है कि लोक की जो मान्यता है वो ज्यादा है। और अब एक कवि है, एक दोहा है जो सबसे हिंदी साहित्य का सबसे कठिन दोहा माना जाता है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवतिक बार। ये दोहा बिलग्रामी का लिखा हुआ है, और इस दोहे को 99% हिंदी के साहित्यकार सब बिहारी का मानते हैं। अब बिहारी भी जिंदा नहीं है और गुलाम नबी रसलीन भी जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी किताबों में खूब लिखा है, लेकिन लोग मानते नहीं कि नहीं साहब ये बिहारी का है, वो है। एक चीज और बता दूं, किसको प्रेम का कवि कहेंगे और किसको वीर का कवि कहेंगे, ये सोचने वालों की स्टाइल पर निर्भर है। मैं जरा व्यंग्य की तरफ आता हूँ। एक लड़के ने कहा मास्टर साहब से कि श्याम नारायण पांडे करुणा रस के सबसे बड़े कवि थे। अच्छा। और महादेवी वर्मा वीर रस की सबसे बड़ी कवित्री थी। अच्छा। तो टीचर ने डांटा कि क्या कह रहे हो तुम, ये बिल्कुल उल्टा कह रहे हो। उल्टा
उसने कहा नहीं साहब। महादेवी श्याम नारायण पांडे लिखते हैं कि निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृक्षौनों से, हाथी गिर पड़े, गिरे घोड़े, पैदल बीच गए बिछौनों से। अब इतने मरण हो रहा है, इतना करुणा हो रही है, तो ये करुणा रस नहीं है तो क्या है? ये वीर रस है? नहीं, ये करुणा रस है। और बोले महादेवी वर्मा, बोले महादेवी वर्मा लिखती हैं, चुप गया शूल सा अंतर में ज्वाला जाग उठी। जहाँ ज्वाला है, शूल है, वो वीर नहीं, रस नहीं तो क्या खीर रस है? तो ये सिद्ध करने वाले एक लोक परंपरा, व्यंग परंपरा अलग चलती रहती है, उसको मान्यता जन्म की मिल जाती है, लेकिन वो साहित्य के बिल्कुल विपरीत होता है जी। तो गुदगुदाती है, आनंद देती है, आनंद भी देती है, और उसका प्रतिकार लोग कर नहीं पाते। कितने का आप मुंह बंद करेंगे? सही बात है। तो ये है जनता बड़े भारी वो न्याय करती है, और जनता एक नया है। दिनकर हरिश्चंद्र ने लिखा है कि मैं इस समय मेरी कोई पूछ नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा तब कहेंगे हरिश्चंद्र चलो गए हो। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने एक रचना लिखी, एक पद लिखा था कि साहित्यकार के साथ यही है कि जब वो जिंदा रहता है तब उसका मान नहीं होता, जब वो मर जाता है तो उसके पूंछ निकलती है। लिखते हैं कि जो बेचे ईमान वही ईमानदार है, जो पी जाए शर्म वही बस शर्मदार है, और निकले पूंछ बाद मरने के, निकले पूंछ बाद मरने के जिसके, अपने आप समझ लो वो साहित्यकार है। धन्यवाद, शुक्रिया। लगता है विषयांतर हो गया, लेकिन मैं विषयांतर नहीं, हाँ, मध्य आनंद प्राइमरी है, आनंद जिसमें आए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आस्था का है। आस्था जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने दिनकर जी को देखा है कि उन्होंने सरकारी तंत्र में बहुत सारे पदों पे कार्य किया है। उसके अलावा 12 वर्ष तक उन्होंने राज्यसभा में एक सदस्य की भूमिका निभाई है। इसके अलावा 1 वर्ष वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, और कुछ वर्ष भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ समिति का दिनकर की श्रृंगारिक रचना जो कि उर्वशी है, उसको पुरस्कार के लिए चुनना क्या परशुराम की प्रतीक्षा जैसी ओजस्वी रचना को कम महत्व देना माना जाए? उसमें तमाम स्थानों पर खुल्लम खुल्ला सत्ता के फैसलों का विरोध दिखाई देता है। मधु जी से, दीक्षित सर से, इस पर मैं एक तरह 2 मिनट की प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। जी आस्था जी, ये परशुराम की प्रतीक्षा का हमें देखना पड़ेगा कि दिनकर जी ने कब लिखी। जब चीन से हम लोग बुरी तरह हार गए, और चीन से हारने का जो उनके मन में आक्रोश था वो कहीं ना कहीं शासन के प्रति था जी। तो उन्होंने अपने आक्रोश को परशुराम की प्रतीक्षा से रखा कि हम वीर होते हुए भी हार गए। जिस प्रकार परशुराम इतने वीर थे, उनको कई बार अपने को विड्रा करना पड़ा, उस मनस्थिति में ही वो लिखी गई थी। मैंने बताया कि वो दिनकर जी जिद्दी कवि थे, आत्मविश्वासी थे और आत्मसम्मानी थे। वो जब एक दफे राज्यसभा के सदस्य थे तो हर राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा के अंदर वो बुलाने के लिए कुछ पास दिए जाते थे। तो दिनकर जी 10-12 लोगों को रोज पास इशू कर दिया करते थे। तो वहां के प्रोटोकॉल अधिकारी ने कहा कि साहब ये तो इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर ठीक नहीं है। तो नेहरू जी ने इनसे पूछा कि भाई पंडित जी, दिनकर जी इतने लोगों को क्यों बुलाते हो? तो उन्होंने कहा अच्छा, ये नेहरू जी को पंडित जी कहते थे। बोले पंडित जी, जब आपने कवि को सरकारी नौकर बनाया तो नौकर बन के काम नहीं करेगा, वो कवि है, आप चाहें तो मुझको हटा सकते हैं। इस मनस्थिति में परशुराम की प्रतीक्षा लिखी गई। धन्यवाद। इसके बाद हम चाहेंगे कि कोई परशुराम की प्रतीक्षा कविता कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं परशुराम की प्रतीक्षा ही पढ़ता हूँ। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये चीन से जो युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कविता है। 62 में ये लिखी गई कविता। तो वैसे तो आरंभ इसका वहां से है, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोडित से तुम किसका कलंक धोते हो। लेकिन मैं सुना रहा हूँ दूसरा खंड इसका। ये हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है,
हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। ये नेहरू जी पर टिप्पणी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदय को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को यह कहता देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यह जागन हिंद में समझ नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। बहुत सुंदर। भीरु बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां मंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें नहीं मगर नहीं कड़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर ही संघार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीले जबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। इस तरह की लंबी कविता है, ये तो प्रवाह चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ। इसका तो अंत कहीं नहीं है। इसको तो ये पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ बस। सर जी हाँ, अनुभव बोले। आपकी आवाज में हर कविता अच्छी लगती है। ओहो, ये तो बहुत सुंदर काव्य पाठ। प्रतुल जी, इसमें जो आपने एक लाइन पढ़ी है जिसमें है कि हम अपने घर में ही हारे हैं। जी जी। इसका एक मैं तारतम्य बताऊं, ये क्यों लिखा उन्होंने जी। जिस समय चीन का युद्ध हुआ उस समय जो जूता बनाने वाली फैक्ट्री थी, जो बर्फ में जूते बनाती थी, उसको बर्फ वाले बनाने के हटा करके रूस को जूते भेजने थे, तो उसमें रूस के लिए डोमेस्टिक जूते बन रहे थे। रूस के अच्छे बाटा कंपनी ने अच्छे जूते नहीं बनाए थे, तो वो जूते बनाने का काम के मिलिट्री की जूते बनाने वाली फैक्ट्री को दे दिया गया, और उसने बर्फ के जूते न बना करके ये जूते बनाना शुरू कर दिए थे। अब जब चीन से लड़ने के लिए जूतों की जरूरत पड़ी तो एक भी जूता हमारे पास नहीं था। तो ये जो उन्होंने लिखा कि घर से ही आ रहे हैं, तो उन्होंने गृह मंत्री के लिए लिखा था कि हमारे जूते जो जिस फैक्ट्री में बर्फीले जूते बनना चाहिए उसमें तुम घर के जूते बना रहे हो। ये था उनका उदाहरण। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे पास संसाधन ही नहीं थे लड़ने के। संसाधन नहीं थे, वो जूते संसाधन ही नहीं थे लड़ने के। पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं आखिरी 1 मिनट में? पूनम नेजा जी जरूर। पूनम जी से संगीत से जुड़ी हुई हैं, साधिका संगीत की डॉक्टर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही बढ़िया आज का आपका सेशन था। प्रतुल जी, दीक्षित जी, मधु जी एंड सभी। अनुभव मैं तो हमेशा आपको बहुत सराहती हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप तो रियली रोल मॉडल हो। बहुत धन्यवाद मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से इसको ट्रेन किया, बहुत ही बढ़िया। सुनहरे सपनों की झनकार लाया है, सुनहरे सपनों की झनकार लाया है। खुशियों के
अनमोल उपहार लाया है, खुशियों के अनमोल उपहार लाया है। आपकी राहों में फूलों को बिखराकर, आपकी राहों में फूलों को बिखराकर महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है, महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है। बहुत सुंदर। नया साल आया है, अच्छा, नया साल आया है। बहुत सुंदर बहुत समाप्त। बहुत बधाई सभी को, नमस्ते। सभी को आपको भी बहुत हार्दिक नमस्कार। शुभकामनाएं और बधाई। नमस्ते धर्मेश्वरी जी, नमस्कार सर, और नमस्ते मधु जी, आरती जी, अनुभव, गीता, भव्या, सभी को नमस्कार। विदा लेते हैं।